नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। बीजेपी बहुत बुरी तरह फंस रही है चुनाव के नाम पर। एक के बाद एक चुनाव भले ही बीजेपी जीतती जा रही है, लेकिन इस जीत पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, बीजेपी का जो एक आत्मविश्वास है वो उसमें डगमगाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जितने भी बार विपक्षी दल सवाल उठाते हैं, बीजेपी के नेता उसके तार्किक जवाब नहीं दे पाते। सवाल किए जाते हैं चुनाव आयोग से और जवाब आता है बीजेपी की तरफ से। तो इसी से समझ में आता है कि बीजेपी चुनाव जीतने के बावजूद भीतर से कितना घबराई हुई है। उसको हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं उसकी पोल न खुल जाए, और बीजेपी के इस डर में अब ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग भी शामिल हो गया है, क्योंकि चुनाव आयोग से जो भी चीजें मांगी जा रही हैं विपक्ष के द्वारा, उसको वो किसी न किसी तरह टालने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही में जब नए चुनाव आयुक्त अभी बने हैं, तो उसके बाद ऐसा लगा कि शायद स्थितियों में सुधार आए, क्योंकि उन्होंने भी यही कहा था कि हम इसको और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। जो पूर्व चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार, उन्होंने भी यही कहा कि अब मेरे बाद ये और चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा को और बढ़ाएंगे। लेकिन चुनाव आयोग जिस तरह से अभी भी काम कर रहा है या काम न करने के बहाने दे रहा है, उससे समझ में आ रहा है कि जो डर बीजेपी को है वही डर चुनाव आयोग को भी है, कि किसी भी तरह आंकड़े छुपाए जाए, विपक्षी दल जब आंकड़े मांगे तो उनको न दिया जाए। और बीजेपी के इस डर को लेकर बार बार विपक्ष जो है वो कई बार सवाल उठाता है, और इधर बीजेपी चुनाव के नाम पर एक और जगह फंसती हुई दिख रही है। बीजेपी का एजेंडा रहा है, मोदी का जो एक शुरू से वन नेशन वन इलेक्शन का जो एक एजेंडा रहा है, जो घोषणा पत्र में भी उन्होंने कहा था, उस पर उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी, लोकसभा में संशोधन विधेयक भी पेश हो गया। लेकिन अब उसी पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो है, पूर्व न्यायाधीश यू ललित, उन्होंने ये कहा है कि अगर ठीक है कि आपने ये पूरा मसौदा इसका तैयार कर लिया है, लेकिन इसको लागू करने में कई प्रैक्टिकल मुश्किलें आएंगी, यानी व्यवहारिक दिक्कतें आएंगी, और इन व्यवहारिक दिक्कतों के साथ साथ संवैधानिक भावना का भी उल्लंघन होगा। ये जस्टिस यू ललित का कहना है। यानी बीजेपी जो है चुनाव के नाम पर जितने भी खेल करने की कोशिश वो कर रही है, उन सब पर वो फंसती हुई दिख रही है। कि ठीक है, अभी इस साल केवल बिहार में चुनाव है, और बीजेपी चाहती है कि बिहार चुनाव से पहले वो अपनी बहुत सारी रणनीतियों को पूरा कर ले, लेकिन ऐसा संभव होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि बार बार उस पर ब्रेक लग रहे हैं। और विपक्ष जो है इस समय काफी सतर्कता के साथ, काफी मुस्तैदी के साथ बीजेपी की सारी रणनीतियों पर नजर रखा हुआ है। आप जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले राहुल गांधी, संजय राउत और सुप्रिया सुले, इन तीनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उन्होंने उस पर चुनाव आयोग से जो सवाल उठाए थे कि किस तरह महाराष्ट्र में जो सूची एकदम से बढ़ गई, इतने सारे वोटर्स एकदम से जुड़ गए, आप उनके आंकड़े दीजिए। तो चुनाव आयोग ने कहा कि हम आंकड़े जरूर देंगे, अभी तक कुछ नहीं दिया है। उधर अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि हम चुनाव आयोग पर कफन डाल देंगे। तेजस्वी यादव ने ये कह दिया कि चुनाव आयोग जो है वो बिल्कुल जैसे मैच में उनका वो फिक्सिंग में उनका साथ दे रहा है, इस तरह का तेजस्वी यादव का बयान आया। बहुत सारे मतलब लगातार विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहा है। और अभी टीएमसी नेता ने भी, पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने, लेकिन उसको लेकर अभी से टीएमसी नेता ने ये कह दिया कि महाराष्ट्र और हरियाणा में जो खेल आपने किया है, बीजेपी को उसने आगाह किया है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में जो खेल आपने किया है वो खेल हम यहाँ नहीं होने देंगे। यानी अभी से पश्चिम बंगाल में टीएमसी, ममता बनर्जी जो है वो पूरी सतर्क हो गई हैं कि बीजेपी को महाराष्ट्र और हरियाणा वाला खेल हम यहाँ नहीं करने देंगे, और हम उसको यहाँ पर उसके पैर जमाने नहीं देंगे। तो बीजेपी को लेकर जितना अविश्वास इस समय बन रहा है, और विपक्षी दल जो है वो मिलकर अलग अलग जगहों पर इस तरह से घेर रहे हैं बीजेपी को, उसमें चुनाव के नाम पर बीजेपी फंसती जा रही है। और किस तरह फंस रही है बीजेपी, आज उसके दो उदाहरण अभी सामने आए हैं। एक तो कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने चुनाव आयोग से ये मांग की थी कि 2004 से 9 के बीच में महाराष्ट्र और हरियाणा में जो मतदाता सूची है, जो पंजीकरण हुआ है, आप उन सब का ब्यौरा हमको दीजिए। तो ये 2004 से 9 का मामला, और चुनाव आयोग ने इसमें कहा है कि अभी आप हमको 3 महीने का वक्त दीजिए, और ये जवाब चुनाव आयोग ने दिया है अदालत में। और उधर आज जो जस्टिस यू ललित के बारे में मैंने बताया, जिन्होंने सीधे सीधे एक देश एक चुनाव के लिए जो समिति बनी है उसको उन्होंने ये कहा
कि ठीक है, आपने सारी चीजें लिखी हैं, आपने बहुत अच्छा सब काम किया है, लेकिन इसमें व्यवहारिक दिक्कतें हैं और ये ऐसा करेंगे तो इसमें बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, खास तौर पे जो राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल खत्म करने या कम करने का जो मामला आएगा, उसमें बहुत सारी संवैधानिक अड़चने आएंगी। तो मोदी के जो एजेंडे हैं वो जो दिख रहा है कि ये अभी पूरा होते हुए फिलहाल नहीं लग रहा, और मोदी चाहे इस बारे में जितना भी वो डींगे हाँकते रहे कि मैं आया तो मैंने ये किया, मैं आया तो मैंने वो किया, लेकिन नजर यही आ रहा है धरातल पे कि मोदी जो भी कुछ बोल रहे हैं वो कागज पे लिखी बातें और होती हैं और जमीन पर उनको उतारना कुछ और होता है। और बात जब विशेषज्ञों की होती है तो उनकी राय सुनना कितना जरूरी है, ये आज जस्टिस यूयू ललित के मामले ने बता दिया। तो किस तरह से बीजेपी चुनाव में फंसी हुई है, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, हम देखते हैं कि बीजेपी ने ये मान लिया है कि वो बिल्कुल अपराजय है, उसको कोई हरा नहीं सकता, और उसके इस अति आत्मविश्वास में जो सबसे ज्यादा हाथ दिखाई देता है वो चुनाव आयोग का दिखाई देता है, जो लगातार संदेहों में है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि भाई आप एक संवैधानिक संस्था है, अपनी साख का कुछ तो ख्याल रखिए। लेकिन चुनाव आयोग ने जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, जैसे वो कमल के पत्ते होते हैं उसमें पानी की एक बूंद नहीं टिक पाती और वो पूरा फिसल जाता है, कुछ वैसा ही हाल इस समय चुनाव आयोग का दिखाई दे रहा है कि वो बिल्कुल कमल के साथ अभी बना हुआ है, उस पर किसी भी तरह के आरोपों का कोई असर जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और आज जो रणदीप सुरजेवाला जो मामला हुआ, उसमें जिस तरह से ईसीआई ने ये जो कहा, जो वकील है उन्होंने ये कहा कि 2009 का मामला है, तो इसीलिए इसमें अभी तात्कालिक रूप से जो अभी हमको ये दलील उनकी थी कि अभी हमको सब देना संभव नहीं है। अब सवाल ये है कि 29 दिसंबर 2024 से उन्होंने ये अभ्यावेदन जो है वो दिया हुआ था और उस पर मामला चल रहा था, तो क्यों ईसीआई को इतना टाइम लग रहा है कि जरा सा उठाकर यहां से वहां उसको कॉपी पेस्ट ही करना है। इस बारे में कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पल ने भी एक ट्वीट भी किया है, उस ट्वीट को भी देखेंगे, लेकिन आपका जवाब चाहती हूँ अमलेंदु जी कि यहाँ पर चुनाव आयोग की जो बहानेबाजी है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए समिता जी, एक तो चुनाव आयोग की बहानेबाजी और दूसरा जिस तरीके से जस्टिस यूयू ललित ने बहुत गंभीर सवाल जो हैं वो कल जो बैठक हुई पार्लियामेंट्री कमेटी की उसमें उठाए हैं, उस वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। यानी कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग दोनों जो हैं वो चुनाव की प्रक्रिया में जो गड़बड़ी सब हो रही है उसको लेकर ज़बरदस्त तरीके से घिरे हुए हैं। पहली बात तो ये है कि जो हरियाणा का मामला था और जो रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मांग की थी कि भाई हमको 2009 से लेकर अब तक की दी जाए वोटर लिस्टें दी जाएं और वो एक्सेल शीट में दी जाएं ताकि उसमें मिलान किया सके। अभी तक होता क्या समझता है कि वो प्रिंटिंग फॉर्मेट में दे दी जाती है। अब प्रिंटेड फॉर्मेट में देने से होता ये है कि मान लीजिए अगर एक मतदाता का नाम जो है वो 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में जुड़ा हुआ है तो आप कैसे उसका मिलान कर पाएंगे। एक्सेल शीट में होता है तो आप एक क्वेरी चलाकर आप देख सकते हैं कि ये कितनी जगह पे नाम जुड़ा हुआ है, डुप्लीकेट तो नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस ने मांग की कि आप हमको एक्सेल शीट में ये आप हमको दीजिए। ये मांग थी जो राहुल गांधी ने लोकसभा में भी कहा था और उससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कांग्रेस के लोगों की उसमें भी उन्होंने कहा था चुनाव आयोग से कि आप हमको एक्सेल शीट में दीजिए लोकसभा चुनाव की वोटर लिस्ट और विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट। आखिर ये जो 50 लाख वोटर बढ़ गए या 76 लाख बढ़ गए 5 महीने में 47 लाख बढ़ गए, तो आखिर ये बढ़ कैसे गए, तो इसकी जांच की जा सके। कांग्रेस का आरोप ये है कि जो पहले जो एक्सेल शीट में दी जाती थी तो उसमें ये मिलान किया जा सकता था। अब जब वो देता है पीडीएफ फॉर्मेट में तो उसमें एनकोडिंग कर देता है चुनाव आयोग और उस एनकोडिंग के बाद आप उसको डुप्लीकेसी आप नहीं पहचान सकते, उसका आप नहीं कर सकते उस एनकोडिंग की वजह से। अब चुनाव आयोग ने 3 महीना तो समिता जी लगभग ये निकाल दिया, दिसंबर की याचिका का जवाब दिया गया, फरवरी जा रहा है तब दिया गया और 3 महीने का समय और दे दिया कि हम 3 महीने में इस पर एक्शन लेंगे, यानी 6 महीने आपको लग गए। अब 6 महीने समिता जी इसीलिए लग सकते हैं कि 2009 से लेकर अब तक की अगर आपको देनी पड़ेंगी लिस्टें तो या तो आप उसमें कुछ छेड़छाड़ करके लिस्ट देंगे या फिर आप एनकोडिंग करने में आपको समय लग रहा है, एनकोडिंग करके आप देंगे तो आपका वो काम भी पूरा हो जाएगा कि हमने साहब लिस्ट दे दी और फिर उसके बाद फिर ये मुकदमा आगे चलता रहेगा। यानी तब तक जब तक ये निपटारे पे आएगा तब तक और भी कई चुनाव हो चुके होंगे और 5 साल जो है वो हरियाणा के चुनाव के पूरे हो सके होंगे। क्योंकि जो हम लोगों की न्याय प्रक्रिया उसमें कितना समय लगता है हम समझ सकते हैं कि दिसंबर में दायर की हुई याचिका पर फरवरी के आखिर में आकर चुनाव आयोग अपना जवाब दे रहा है, जो जवाब उसको उसी समय देना चाहिए था। 5 दिन में जवाब दे सकता था, जो जवाब आज दिया है ये 2 दिन में भी जवाब दिया जा सकता। आखिर इस जवाब को तैयार करने में ही 3 महीने का समय लग गया।
आप ये समझिए। और हाई कोर्ट ने वो फाइल बंद भी कर दी कि भाई चुनाव आयोग का जवाब आ गया, 3 महीने में एक्शन लेंगे, ये बंद कर दिया गया। तो यानी समिता जी, गड़बड़ियां बहुत बड़े पैमाने पर हैं। जो विपक्ष के आरोप हैं वो कहीं ना कहीं इन बहानेबाजियों से सच होते हुए नजर आते हैं। अब वो है कि नहीं है, जब तक किसी कोई जांच नहीं हो और वो नहीं मिल जाती है, जब तक वोटर लिस्टें और विपक्षी दल उसकी या कोई जब तक जांच नहीं कर लेते हैं और चीज़ें सामने नहीं आती, तब तक इस पर कुछ टिप्पणी नहीं की जा सकती। लेकिन जो लग रहा है, जो जनता समझ रही है, वो समझ रही है कि चुनाव आयोग की तरफ से जो बहानेबाजियाँ की जा रही हैं, उससे ये साफ तौर पर नजर आता है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी है। अब समिता जी, जिससे आपने शुरुआत की थी जस्टिस यू ललित के मामले से, कि जस्टिस यू ललित ने जिस तरीके से जेपीसी की बैठक में आपत्तियां दर्ज की, एक तो उनकी आपत्ति सीधी सीधी यही थी कि भाई ये ठीक है, आपका सिद्धांत के तौर पे बहुत अच्छा है, आप इसको कर सकते हैं इसको, लेकिन एक झटके में आप इसको लागू नहीं कर सकते और इसके लेकर व्यावहारिक दिक्कतें हैं। व्यावहारिक दिक्कतों के साथ साथ उन्होंने जो कहा समिता जी, उन्होंने कहा कि इसको जो बिल में जो 82A अमेंडमेंट में एक शब्द चेंज करना होगा, मतलब कितना माइन्यूटली उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया कि मे की जगह शैल का इस्तेमाल करना होगा। अंग्रेजी में जो मे है, मतलब ऐसा किया जा सकता है, उसके शैल को करना होगा, ये इसका इस्तेमाल करना होगा। और इसलिए करना होगा ताकि भविष्य में जो, मतलब उनका सेंटेंस है, ताकि भविष्य में कोई भी नई सरकार मनमानी ना कर सके, बल्कि इसको लागू करना बाध्यकारी हो। एक नागरिक के तौर पर वो इस कानून को लागू करने के पक्ष में है। यानी कितनी बड़ी बात उन्होंने कही कि ताकि भविष्य में कोई भी सरकार मनमानी ना कर सके। इसका मतलब समिता जी, शैल की जगह जो मे जोड़ा है सरकार ने 82A अमेंडमेंट में, इसका मतलब यही है कि इस सरकार की मंशा भी मनमानी करने की है, जिसकी तरफ एक कानूनविद जो है, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रह चुके हैं, उन्होंने ये ध्यान दिलाया है कि इसका मतलब इसके जरिए मनमानी सरकार कर सकती है। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने समिता जी कही है। दूसरा जो उन्होंने एक और पॉइंट जिस पर उन्होंने ध्यान खींचा, वो था कि विधानसभाओं का कार्यकाल छोटा करने का। उनका कि इसको जो है कानूनी तौर पे चैलेंज किया जा सकता है, ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, तो ये कानूनी तौर पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। यानी 2 बड़े पॉइंट जस्टिस यू ललित ने ऐसे निकाले जिस पर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो जाते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो सिर्फ एक चुनावी नारा या शोषा नहीं है, बल्कि एक तरीके से इस देश की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और इस देश का जो संविधान है, उसको पूरी तरीके से निष्प्रभावी करने की एक चाल इस सरकार की दिखाई पड़ती है। ये साफ तौर पर जाहिर होता है, वो जिसकी तरफ ध्यान जो जस्टिस यू ललित ने अपने कानूनी जो उसके दांव पेश थे उनके जरिए दिया है। और उनके वक्तव्यों से ऐसा लगता है कि सरकार आगे चलकर निरंकुश हो सकती है, इसका गलत इस्तेमाल कर सकती है। ये उधर उन्होंने इसका ध्यान दिलाया है समिता जी। जी बिल्कुल, वो कानूनविद हैं जस्टिस यू ललित, तो उनको बहुत अच्छे से वो शब्दों के खिलवाड़ को समझ रहे हैं। और ये भी गौर करने वाली बात है कि जिन लोगों ने भी ये पूरा ड्राफ्ट बनाया है पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता में, तो जाहिर है ड्राफ्ट बनाने वाले भी संविधान के और कानून के जानकार हैं, तो उन्होंने ये चालाकी, क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल एक तथ्यात्मक भूल मुझसे हुई, अभी मैंने ये कहा कि 2004 से 2009, जबकि रणदीप सुरजेवाला ने 2009 से 2024 तक महाराष्ट्र हरियाणा में आयोजित लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची की आपूर्ति की मांग करने वाले अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग अदालत से की थी, जिस पर जस्टिस ज्योति सिंह ने आज वकील के जो ईसीआई के जो वकील हैं उनके दलीलों को रिकॉर्ड किया और ये कहा कि अब हम वो 3 महीने बाद जो जवाब देंगे। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने अब ये कहा है, जो सुरजेवाला जी की तरफ से वकील थे, उनका ये कहना है कि उनको 2 महीने में तो ये कहने में लग गए कि हम उत्तर देंगे। चुनाव आयोग पर उन्होंने सवाल उठाया है कि 2 महीने आपको ये कहने में लग गए कि हम उत्तर देंगे, और यदि समय सीमा के बारे में इनकी यही समझ है तो ये एलिस इन वंडरलैंड की समय सीमा की तरह हो सकती है। ये बात अभिषेक मनु सिंघवी ने कही है। अब ये अलग बात है कि मोदी को या ईसीआई को ये टिप्पणी कितनी समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। एलिस इन वंडरलैंड की जो कहानी है वो इन लोगों को कितनी वो बर्दाश्त कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर ईसीआई का जो रवैया है ये बिल्कुल अभी से बता रहा है कि नए मुख्य चुनाव आयुक्त के आने के बाद भी हालात जो है वो बहुत बेहतर नहीं हुए हैं, और ऐसे में बिहार चुनाव को लेकर अभी से एक डर लग रहा है कि पता नहीं यहाँ पर बीजेपी क्या खेल करेगी। कल जिस तरह से परसों मोदी गए और वहां उन्होंने जैसे सब बातें की, जिस तरह से रोड शो किया, बिल्कुल वो, और आज जो मंत्रिमंडल का जो फिर से फेरबदल हो रहा है, विस्तार हो रहा है, तो समझ में आ रहा है कि बीजेपी अब अपने पूरी उसने गोटियां बिछा ली हैं। और ऐसे में तेजस्वी यादव का एक पुराना बयान, बहुत पुराना नहीं, अभी
कुछ दिनों पहले का है, जो उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर कहा था कि वो चीयर लीडर की तरह काम कर रहा है। क्या कुछ कहा था तेजस्वी यादव ने, उसको सुनते हैं। अखिलेश यादव के भी एक बयान को सुनते हैं, उसके बाद हम आते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की बात पर। लेकिन पहले इन दोनों नेताओं के बयानों को सुन लेते हैं। या और कोई बात होती है, शिकायत होती है, तो उसका हल निकाले, नतीजा निकाले, तो चुनाव आयोग नहीं निकाल पाती है। आप देखिएगा पूरी तरीके से जब मैच होता है तो दो टीमों के बीच में मैच होता है, उसमें अंपायर भी होते हैं, दर्शक भी होते हैं, खिलाड़ी भी होते हैं, और खास तौर पे चीयर लीडर्स होती हैं आजकल। तो अब चुनाव आयोग का जो है वो बीजेपी के चीयर लीडर हो गए हैं, दर्शक भी नहीं बन गए, अंपायर तो दूर की बात है। चुनाव आयोग जो है बीजेपी का चीयर लीडर के तरह काम कर रहा है, और ये लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए चुनाव आयोग कैंसर बनता जा रहा है। आप सब लोगों ने देखा होगा बिहार में जब 20 का जो चुनाव हुआ था, तो पहली बार इतिहास में रिजल्ट वाले दिन जो है 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस इन लोगों ने किया। काउंटिंग को रुकवाया गया, 5 बजे रुकवा दिया गया, हम लोग जीत रहे थे, और रात के 2-2 बजे तक जो है इन लोगों ने डिक्लेयर किया। जो कई सीटों पर बेईमानी हुई, हमारे कई जो जीते हुए प्रत्याशी थे वो कोर्ट भी गए, एविडेंस भी उन लोगों ने पेश किया, लेकिन चुनाव आयोग को कोई लेना देना इस बात का नहीं रह गया। तो ये चुनाव आयोग जो है, हम बार बार कह रहे हैं कि ये कैंसर की भूमिका निभा रहा है। लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने का प्रयास जो है किया जा रहा है। राजीव कुमार जो आउटगोइंग इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है लूजर्स है और वो हमें ब्लेम नहीं करे। तो हम कौन ब्लेम क्यों नहीं करेगा भाई? बेईमानी करोगे तो ब्लेम कौन नहीं करेगा? करेंगे, एकदम करेंगे। आप उसका तार्किक जवाब दीजिए। जो पॉइंटर क्वेरीज होती है उसका पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिए। आप तो उसका जवाब ही नहीं देते। तो कोई भी बने हैं नहीं बने, जो बने हैं, हम चाहेंगे कि संविधान, नियम, कायदा से चलें, ना कि कोई पार्टी का चीयर लीडर या पार्टी का सेल बन करके काम करे। तो ये काम होना चाहिए पटना में। और जब हम लोगों की सरकार कभी भी जब बनेगी केंद्र में, तो हम लोग जीतने के बाद जो है ईवीएम को खत्म करेंगे। आपके बयान पर नित्यानंद अमरिंदर जी, यहाँ पर तो तेजस्वी यादव सीधे ईवीएम खत्म करने की बात कही, और चुनाव आयोग को लेकर जो उन्होंने कैंसर बोला, चीयर लीडर बोला, बहुत ही गंभीर आरोप। और वो जो मैंने कहा है कि चुनाव आयोग को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जैसे राजीव कुमार ने कहा कि भाई रोते हैं तो इसीलिए ये हारते हैं तो इसलिए रोते हैं। कल चिराग पासवान का परसों इसी तरह का बयान आया कि भाई ये विपक्ष की यही आदत है, आरोप लगा के भाग जाते हैं। कहाँ विपक्ष भागा हुआ दिखाई दे रहा है? विपक्ष तो लगातार मैदान में डटा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बीजेपी क्यों भागने की फिराक में दिखती है? क्यों वो सवालों का सामना नहीं करना चाहती? ये सोचने वाली बात है। अखिलेश यादव का भी बयान सुनते हैं, जो उन्होंने मिल्कीपुर उपचुनाव के बाद कहा था। और मिल्कीपुर को जिस तरह से बीजेपी ने ये एक नाक का सवाल बनाया था कि यहाँ हमको जीतना ही जीतना है। हालांकि अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि ये आपके लिए प्रतिष्ठा का सवाल होगा, लेकिन एक मिल्कीपुर जीतकर आप ये मत मानिए कि आपको यूपी भी जीतने मिलेगा। तो उधर यूपी में भी चुनाव है 2027 में, 2026 में बंगाल में चुनाव है, और 2025 में बिहार में चुनाव है। लाइन से इन तीनों राज्यों में जो चुनाव है, इसमें बीजेपी किस तरह से चुनाव के नाम पर जो खेल कर रही है और फंस रही है, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक बार अखिलेश यादव की बात सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक देश एक चुनाव करने वाली बीजेपी अभी अगले 3 साल के चुनाव पर पूरा फोकस कर रही है। सुन लेते हैं अखिलेश यादव को। चुनाव आयोग पे बगल में ही बिल्डिंग है चुनाव आयोग की, मैं वो लाना भूल गया, सफेद कपड़ा डाल देना चाहिए उसमें, क्योंकि चुनाव आयोग मर चुका है। मैंने सुबह से, और समाजवादी पार्टी ने सुबह से लेकर के शाम तक, जब तक चुनाव खत्म हुआ है, 500 कंप्लेंट्स की हैं, 500 कंप्लेंट। अगर एक भी कंप्लेंट पे उन्होंने कहा, और मैंने अपनी कई प्रेसों में ये कहा था कि मैं चाहता हूं ये चुनाव देखे दुनिया कि लोकतंत्र कैसे चलता है। लोकतंत्र में मैंने सभी प्रेस के लोगों को, बुद्धिजीवियों को और तमाम लोगों को इनवाइट किया था कि आकर के देखें। यहाँ पर अमरिंदर जी, अखिलेश यादव ने जो मिल्कीपुर को लेकर बेईमानी हुई, वो तो एक बात, वो जो उनका ये कहना था कि मैं चाहता था कि पूरी दुनिया देखे कि यहाँ चुनाव कैसे होते हैं। अब जो मोदी ने हाल कर दिया है उनके शासन में, अब पूरी दुनिया देख रही है कि यहाँ पर चुनाव कैसे हो रहे हैं।
और एक देश एक चुनाव को लेकर जो समिति बनी थी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ जो लोग थे, उन लोगों ने दुनिया भर के देशों का अध्ययन करके और फिर अपनी रिपोर्ट सौंपी। और ये तर्क है कि भाई इसमें खर्च कम होगा, एक साथ सब हो जाएगा, बार बार आचार संहिता लागू नहीं करनी पड़ेगी, समय बचेगा, पैसे बचेंगे, बहुत सारे तर्क। लेकिन आप याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब ईवीएम का मसला आया, जब अभिषेक मनु सिंघवी का ही शायद तर्क था कि भाई ये जर्मनी में नहीं चलता या यहाँ नहीं चलता वहां, तो उन्होंने कहा वो सब जगह के लोग, मतलब वहां की पॉपुलेशन अलग है और सब अलग है, और भारत का मामला अलग है, इसलिए भारत में हम ईवीएम से ही चुनाव कराएंगे। ये बात चुनाव आयोग मतलब सुप्रीम कोर्ट का ही कहना था। अब यहाँ पर यानी आप अपनी सुविधा के अनुसार कभी आप विदेशों का मॉडल अपना लेते हैं, और जहां आपको लगता है कि नहीं हम यहाँ फंस सकते हैं, वहां पर आप कि नहीं भारत की बात अलग है, आप ऐसा बोल सकते हैं। एक देश एक चुनाव को लेकर जो अभी यूयू ललित ने जो कहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? जो उन्होंने ये कहा कि अगर आप एक ही झटके में इसे लागू करेंगे तो तमाम कानूनी चुनौतियां आएंगी, सभी विधानसभाओं का कार्यकाल अगर आप एक साथ कम करते हैं, और सरकार उससे कैसे निपटेगी इस पर सरकार खुद विचार करे। ये उन्होंने गेंद जो है सरकार के पाले में डाली है। क्या कहेंगे इन सारी बातों पर अमरेंद्र जी? देखिए समिता जी, जस्टिस यू ललित ने बहुत व्यवस्था के प्रश्न उठाए हैं और संवैधानिक प्रश्न भी उठाए हैं, और इसके साथ साथ कानूनी प्रश्न जो है वो भी उठाए हैं, और ये भी एक तरफ इशारा किया है कि मतलब देश को किस तरीके से तानाशाही में बदलने की कोशिशें सरकार की तरफ से की जा रही हैं, इसकी तरफ भी उनका ध्यान गया है। क्योंकि उनका ये कहना कि अगर इसको में रखा जाएगा और शैल नहीं किया जाएगा तो सरकार आने वाले समय में कोई भी सरकार वो इसका दुरुपयोग कर सकती है और तानाशाही की तरफ बढ़ सकती है। ये साफ तौर पे ये संकेत है समिति। इसका मतलब उन्होंने पकड़ लिया है कि सिर्फ एक शब्द के खेल से किस तरीके से सरकार तानाशाह हो सकती है, और इस सरकार की पूरी मंशा जो है इस देश के लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने की है, ये साफ तौर पे सिर्फ एक शब्द के इस्तेमाल से आ गई है पकड़ में। और चूंकि वो कानूनविद हैं तो उन्होंने कानूनविद की अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उस ड्राफ्ट में ये चीज़ पकड़ ली है। हालांकि जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है समिता जी, उसमें भी कानूनविद ही शामिल थे, तो इसका मतलब जैसा आपने कहा कि भाई जिन कानूनविदों ने इस शब्द को शामिल किया तो उनकी भी मंशा पर सवाल उठते हैं, क्या वो सरकार द्वारा जो है वो एक तरीके से नियंत्रित किए जा रहे हैं, ये सवाल भी उठते हैं। लेकिन समिता जी, जो आपत्तियां आई हैं उस बैठक में, और भी आपत्तियां आई, और जो आपत्तियां आई वो एलजेपी की सांसद हैं शांभवी चौधरी, उनकी तरफ से भी आपत्तियां आई। तो अब वो एलजेपी की सांसद हैं शांभवी चौधरी, और जेडीयू के जो मंत्री हैं अशोक चौधरी उनकी बेटी हैं, तो ये आपत्ति जो है वो एनडीए के दो दलों की तरफ से भी समझी जा सकती है, जेडीयू की तरफ से भी और एलजेपी की तरफ से भी। अगर समिता जी सरकार के जो सहयोगी दल हैं उनकी तरफ से भी आपत्तियां आ रही हैं, और जो जिनको प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया गया जस्टिस यू ललित को, वो भी दो गंभीर आपत्तियां इस पर जता रहे हैं, तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि सरकार की मंशा जो है वो सामने निकल कर आ गई है, और एक तरीके से कहा जाए कि उसकी जो हेरा फेरी करने की जो आशंकाएं जताई जा रही हैं वो जो है वो सामने खुलकर आ गई हैं, और उस पर सवाल उठकर खड़े हो गए हैं कानूनविदों की तरफ से भी और उसके सहयोगी संगठनों की सहयोगी दल जो है उनकी तरफ से भी। तो सरकार यहाँ निश्चित तौर पर समिता जी घिरी हुई नजर आती है, और उसकी मंशा जो है वो एक तरीके से उजागर हो गई है कि वो देश के लोकतंत्र को तानाशाही की तरफ बदलना चाहती है। यानी लोकतंत्र रहेगा, नाम का रहेगा, और ठीक उसी तरीके का लोकतंत्र हो जाएगा जिस तरीके का रूस में है। पुतिन जो है लगातार वहाँ राष्ट्रपति बने हुए हैं। उसी तरीके से चीन में भी चुनाव होते हैं, 57 पार्टियाँ चीन में भी हैं, लेकिन सरकार वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की ही रहती है, और जो कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव होता है वही रहता है, और शी जिनपिंग जो है वो भी आजीवन अब वहाँ रहेंगे। तो यानी उसी तरफ बढ़ने की कोशिशें जो हैं वो भारत कर रहा है। और इत्तेफाक की बात यह है समिता जी कि पुतिन से और शी जिनपिंग से नरेंद्र मोदी के रिश्ते बहुत अच्छे बताए जाते हैं। बताया जाता है दोनों के साथ वडनगर में बचपन में वो मगरमच्छ से खेला करते थे। तो ये मगरमच्छ से बचपन में खेलते होंगे, लेकिन लोकतंत्र जो है वो किस तरीके से मगरमच्छ के मुंह में ले जाने की कोशिशें वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर की जा रही हैं, इसकी तरफ ध्यान जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जो है उनका गया है समिता जी। जी बिल्कुल, जस्टिस यू ललित ने बिल्कुल सही जो मुद्दे हैं उनको उठाया है। और इधर जो समिति ने जो अपनी जो रिपोर्ट दी है उसमें कुछ दिलचस्प चीजें भी सामने आई हैं। जैसे अगर 2034 में एक देश एक चुनाव की नीति लागू होती है तो सिर्फ ईवीएम जो खरीदी जाएगी वही 1.5 लाख करोड़ रुपए की आएगी, जबकि अभी 2024 का जो चुनाव हुआ था वो 1 लाख करोड़ रुपए उसमें खर्च हुए थे। ये अनुमान था, ये बताया जा रहा है। तो केवल आप जितनी ईवीएम खरीदेंगे उसी में इतना ज्यादा खर्चा हो जाएगा। दूसरी बात
कि जो एक साथ चुनाव कराने के लिए जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेज है उसमें आपको 50% की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, यानी कम से कम 7 लाख कर्मी जो हैं उसमें लगेंगे। अभी जो है 3.5 लाख मतलब 3,40,000 के आसपास जो है कर्मचारी और अधिकारियों की ड्यूटी जो थी वो लगी थी। तो ये जो इंतजाम है ये किस तरह से होगा? सरकार एक तरफ बोलती है कि खर्च कम करना है, लेकिन एक तरफ वो उतना ही ज्यादा भार जो है वो बढ़वाने की कोशिश भी कर रही है। और यहाँ पर ये सारी जो चीजें आई, अच्छा उसमें दिलचस्प तथ्य ये भी आया है, एक थिंक टैंक है IDFC इंस्टीट्यूट, उसने अध्ययन किया था कि अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो चांसेस ये रहते हैं कि 77% वोटर्स एक ही पार्टी को देंगे। अगर चुनाव में 6 महीने का अंतर होता है तो एक ही पार्टी को वोट देने की संभावना 61% हो जाती है, और अगर 6 महीने से ज्यादा का अंतर है तो फिर ये संभावना और कम हो जाती है। तो क्या बीजेपी को डर इसी बात का है? क्या वो जो आपने कहा कि ये बिल्कुल जिस तरह से चुनाव आयोग काम कर रहा है और रूस और चीन की तरह की जो व्यवस्था है कि एक ही पार्टी का नाम रहे, बाकी सारे नाम जो है वो मिट जाएं? क्योंकि जब मुझे याद है 2014 में जब मोदी आए भी थे तब वापस बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देश में अमेरिका की तरह 2 पार्टी सिस्टम भी चाहते हैं। उनका मतलब है कि वो सारे क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहते हैं, और मोदी ने वही काम लगभग क्षेत्रीय दलों के साथ करने की कोशिश भी की है। तो क्या कहेंगे इन सारे आंकड़ों को देखते हुए, क्या कहेंगे? देखिए समिता जी, निश्चित तौर पे एक तो क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने की बीजेपी लगातार कोशिशें कर रही है, और ये सब देखने में आ रहा है कि वो लगातार जो खासतौर से उसके सहयोगी क्षेत्रीय दल हैं उन पर ही एक तरह से कहा जाए वो रंदा चला रही है, और उनकी जो गर्दन है उसको जिबह करने की कोशिश वो करती रहती है। और उसने अपने तमाम सहयोगियों के साथ इस तरीके के खेल किए हैं, चाहे वो शिवसेना के साथ रहा हो, चाहे वो LJP के साथ रहा हो, चाहे अकाली दल के साथ रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्रीय दल हैं उनके सबके साथ रहा हो। अपना दल है उसका भी नाम लिया जा सकता है, वो भी टुकड़े हो गया। अब छोटा सा दल उसमें भी 2 टुकड़े हो गए। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी करती रहती है अपने ही सहयोगियों के साथ में, और इसलिए जो है ये बार बार सवाल उठते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आखिर करना क्या चाहती है। समिता जी, जो आपने IDFC की जो थिंक टैंक है उसका जो आपने जिक्र किया वो तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अगर मान लिया जाए कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष थे, विधानसभाओं के चुनाव, और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई, तो वो तो जो थिंक टैंक ने जो किया वो तो साफ दिखाई पड़ता है कि भाई अगर हरियाणा में 50% सीटें जीत कर ले जाती है कांग्रेस अकेले, और अगर कमज़ोर कड़ी उसके साथ आम आदमी पार्टी नहीं होती तो 60% सीटें कांग्रेस वहाँ जीत कर ले जाती। कुरुक्षेत्र की सीट अगर कांग्रेस ने खुद लड़ी होती तो कांग्रेस जीतती, आम आदमी पार्टी को वहाँ दे दी थी, वो आम आदमी पार्टी की वजह से हारी वहाँ, चूँकि विधानसभा में देखा। लेकिन विधानसभा का चुनाव होता है और 6 महीने से कम में ही हो जाता है, तो आप देखिए वहाँ भारतीय जनता पार्टी छप्पर फाड़ बहुमत लेकर आ जाती है। इसी तरीके से महाराष्ट्र में जब लोकसभा का चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी औंधे मुँह गिरती है। 70% से ज़्यादा सीटें वहाँ महागठबंधन जीतता है, महाविकास अघाड़ी जीतता है, इंडिया गठबंधन जीतता है। और जब विधानसभा चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी का छप्पर फाड़ बहुमत आ जाता है। तो यानी अगर ईमानदारी से भी चुनाव हुए, यही बात मान ली जाए, तो ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि उस थिंक टैंक की रिपोर्ट सही है कि भाई अगर एक साथ चुनाव होगा तो एक ही पार्टी को बहुमत मिलेगा, ये देखने में आता है। तो समिता जी, ये साफ तौर पर समझा सकता है कि ये एक 1 नेशन 1 इलेक्शन जो है, इसके पीछे जो तर्क दिए जा रहे हैं वो बहुत बहुतरे तर्क हैं कि साहब इससे पैसे की बचत होगी। अरे पैसे की बचत होगी, 8,000 करोड़ का प्रधानमंत्री खरीद लेते हैं हवाई जहाज, तब पैसे की खर्चा नहीं होता है। मतलब 5 नियुक्ति पत्र आपको देने होते हैं और तमाशा इतना बड़ा खड़ा किया जाता है कि साहब कितने लाखों लोगों को आपने नौकरी दे दी है। प्रमाण पत्र बांटने के लिए रोजगार मेले लगाए जाते हैं, 5 प्रमाण पत्र बांटने हैं, तब पैसे का खर्चा नहीं होता है। और सर मित्रा जी, जब 10 लाख करोड़ से ज़्यादा जो है पूंजीपतियों के माफ़ किए जाते हैं, प्रधानमंत्री के मित्रों के माफ़ किए जाते हैं कर्ज जो है, तब पैसे की हानि नहीं होती है। कॉर्पोरेट टैक्स जो आप लगातार कम करते चले जा रहे हैं, तब पैसे की बचत आपको समझ में नहीं आती है। लेकिन यहाँ आपको बताया जा रहा है कि सब पैसे की बचत करनी है। बड़े मितव्ययी हो गए भाई आप लोग, अगर इतने ही मितव्ययी हो गए तो मंत्रियों की संख्या कम कर दो। इतने मंत्री काहे बनाए हुए हैं आपने, कम कर दो इनकी। अब आज ही बताइए कि 6 महीने का समय रह गया है बिहार में चुनाव होने के लिए, आपके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा हो जाता है, इस्तीफा एक होता है, मंत्री 7 बनाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो ये किस लिए बनाए जा रहे हैं 7 मंत्री? अब ये बोझ नहीं पड़ेगा, इनकी तनख्वाहें जाएंगी, इनके PS नियुक्त किए जाएंगे, 35 एक मंत्री के पास जो निजी कर्मचारी होंगे वो सब वो अपने लोगों को भर्ती किया जाएगा। तो यानी ये बोझ बढ़ेगा वहाँ राज्य सरकार के ऊपर। तो इसके पीछे समिति साफ तौर पर ये है कि तर्क कुछ भी दिए जाते हों, लेकिन इसके पीछे मंशा जो है
फिर वही आती है कि मंशा इसके पीछे साफ साफ यही है कि लोकतंत्र को तानाशाही में बदला जा सके और इस तरीके के संवैधानिक उपाय कर दिए जाएं कि किसी को कोई आपत्ति उठाने की गुंजाइश ही ना बचे कि किस तरीके से लोकतंत्र को तानाशाही में बदला जा रहा है और देश को उसी रूस और चीन के रास्ते पर ले जाया जाए। समिता जी जी बिल्कुल। और रास्ता अगर उन देशों का चुनना भी था तो कम से कम औद्योगिक प्रगति का, अनुशासन का और बहुत सारे तरीके थे वहां पे, जो बच्चों की शिक्षा है, स्वास्थ्य का जो अधिकार है आम लोगों को, इन सब के मामले में आप रूस और चीन का मॉडल अपनाते तो समझ में भी आता, लेकिन आपने वो मॉडल अपनाया जो आपको अच्छा लग रहा है या जो आपके फायदे का है, ये साफ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर मोदी की कोशिश जो ये वो बोलते रहे हैं कि 50 साल हम ही राज करेंगे, तो वो किस दम पर बोलते हैं, वो जो आधार है वो अब समझ में आ रहा है। यहाँ पर लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। और अखिलेश यादव जो वो बिल्कुल उन्होंने गुस्से में ये टिप्पणी की कि मैं सफेद कपड़ा नहीं ला पाया, तो चुनाव आयोग को वो टिप्पणी बहुत खल गई और उस पर उनको नोटिस भी भेजा जा रहा है। तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं तो उस पर आप पलटवार कर रहे हो। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि आपको रोना क्यों आता है और आप जब हारते हो तब आप इस तरह की शिकायत लेके बैठ जाते हो। लेकिन मान लो हारने के बाद भी विपक्ष अगर शिकायतें लेकर बैठ रहा है तो क्या आप उसकी शिकायत करने का अधिकार भी छीन लेना चाहते हैं? ये एक बड़ा सवाल चुनाव आयोग से किया जा सकता है। विपक्ष अगर 100 बार शिकायत करे तो आपको 100 बार उसका जवाब देना चाहिए। और अभी सवाल ये है, एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं हम। अभी हमने देखा, अब हमको नहीं मालूम बिहार चुनाव एक चरण में होगा कि कितने चरणों में वो कराएंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ के चुनाव हैं या चाहे छोटी छोटे जगहों के चुनाव भी आप उसको 2-2, 3-3 और कई बार 7-7 चरणों में आप चुनाव करा रहे हैं। लोकसभा चुनाव आप इतने चरणों में कराते हैं, तो जब आप एक जगह का चुनाव, एक लोकसभा चुनाव आप एक बार में नहीं खत्म करा पा रहे हैं, तो फिर किस तरह से इनसे उम्मीद की जाए? यहाँ तो केवल हमने ये जो खर्च देखे कि इतना 1.5 लाख करोड़ ईवीएम पर खर्च होंगे, जब तक 34 जब आएगा अगले, मतलब अभी 10 साल बचे हैं, तो वो 10 सालों में महंगाई कहाँ पहुंचेगी और ईवीएम की कीमतें कहाँ पहुंचेंगी, ये भी हमको नहीं मालूम। लेकिन खर्च का जो अपना बहाना है वो एक तरफ है। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि एक चुनाव भी एक साथ नहीं करा रहे, फिर किस मुंह से ये एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं हम बिंदु जी? बिल्कुल समिता जी, आपको याद होगा कि वो धर्मेंद्र यादव जो सपा के सांसद हैं आजमगढ़ से, उन्होंने लोकसभा में कहा था कि भाई ये जो है 9 विधानसभा के उपचुनाव जो हैं, विधानसभा के 9 उपचुनाव जो हैं सिर्फ 9 विधानसभा क्षेत्रों में, वो एक साथ नहीं करा पा रहे। बात कर रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन की, तो कैसे, मतलब क्या बतौलेबाजी है ये? तो ये सविता जी बतौलेबाजी है, लेकिन इस बतौलेबाजी के पीछे जो उद्देश्य है वो बहुत खतरनाक है। इसको देश को समझना पड़ेगा, ये सिर्फ बतौलेबाजी का मसला नहीं है। और जस्टिस यूयू ललित ने उसकी तरफ इशारा कर भी दिया है साफ साफ कह के कि आने वाली सरकार कोई भी जो वो निरंकुश भी बन सकती है, इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकती है। तो यानी एक कानूनविद की तरफ से जो इस पर आपत्ति इस तरीके की आ भी गई है। तो अब ये देश को समझना है समिता जी साफ तौर पर। और निश्चित तौर पर अखिलेश यादव ने कहा, चाहे वो तेजस्वी यादव ने कहा, चाहे राहुल गांधी ने कहा, चाहे संजय राउत ने कहा कि चूना आयोग है, चूना लगाता रहता है इस तरीके। यानी समिता जी मुझे लगता है कि पिछले 70 वर्षों में किसी एक संवैधानिक संस्था पर इतने गंभीर आरोप और इस तरीके के आरोप नहीं लगे होंगे जितना राजीव कुमार से लेकर ज्ञानेश कुमार के समय में चुनाव आयोग पर लग चुके हैं। और दोनों लोग बहुत ज़्यादा सवालों के घेरे में हैं। ज्ञानेश कुमार जी भी सवालों के घेरे में हैं, राजीव कुमार जी तो बहुत ज़्यादा सवालों के घेरे में हैं ही। और अब एक नई चीज़ समिता जी सामने आई है। हरियाणा में 2 मार्च को विधानसभा के चुनाव, उसके स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं। कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल, वहाँ के कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान, उनके नेतृत्व में पिछले दिनों वहाँ के जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं धनपत सिंह या धनपत कुछ हैं, उनसे जाकर मिला था और मांग की थी कि आप ये चुनाव जो है बैलेट पेपर से ही कराइए। अब उनका बयान आया है, मुख्य चुनाव अधिकारी जो है उनका, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा के धनपत जी, उनका बयान आया है कि हम चुनाव तो कराएंगे ईवीएम मशीनों से ही, लेकिन उसमें वीवीपैट मशीनें नहीं लगाएंगे और हमने ये सबको बता दिया है। ये उनका बयान आया है। अब वीवीपैट मशीनें समिता जी ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लगी थी। 2013 में सबसे पहले नागालैंड में इसका इस्तेमाल किया गया था और उसके बाद बीजेपी के ही नेता है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आपको ईवीएम मशीनों के साथ वीवीपैट मशीनें लगानी हो। वो क्रमबद्ध तरीके से सब जगह लगाई गई फिर वो वीवीपैट मशीनें। अब हर मशीन के साथ वीवीपैट मशीन लगती है। तो क्या चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की अवमानना की है?
अब ये सवाल भी उठा है, आखिर आपने कैसे तय कर लिया? सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा था कि साहब सिर्फ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में आप वीवीपैट मशीन लगाइए। आप जहाँ भी ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ आपको लगानी है, चूँकि वो उसमें स्पेसिफाई नहीं है कि आपको लोकसभा विधानसभा में लगानी है। तो इसका मतलब चुनाव आयोग ने अब सीधे सीधे चुनौती जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दे दी है, ये कह कर के हम मशीनों से चुनाव कराएंगे, ईवीएम मशीनों से, लेकिन हम इस पर वीवीपैट मशीनें नहीं लगाएंगे। ये उनका बयान आया है सर मित्रा जी। अगर इस तरीके की बात नहीं है तो उनको स्पष्ट करना चाहिए कि वो वीवीपैट मशीन लगा रहे हैं, और अगर नहीं लगा रहे हैं तो उन्हें बताना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का चुनाव आयोग ने क्या किया। तो यानी सर मित्रा जी एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना चुनाव आयोग किस तरीके से कर रहा है, ये भी चीज़ें अब सामने आने लगी हैं। तो ये गंभीर प्रश्न जो है वो उठ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी इन तमाम मसलों पर घिरी हुई नज़र आती है। क्या जो चीज़ें, जो आरोप अब अभी तक लोकसभा विधानसभा के चुनाव में लगते रहे सर मित्रा जी, क्या उसी तरीके के अब वो चीज़ें जो हैं वो स्थानीय निकाय के चुनाव में भी की जानी चाहिए? हमको यहाँ ये याद रखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी अनिल मसीह को लेकर, चंडीगढ़ के लेकर सर मित्रा जी, की लोकतंत्र की हत्या है, वो भी स्थानीय निकाय का ही चुनाव था और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई थी। यानी कि अब कोई भी चुनाव जो है वो निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं है। क्या ये समझा जाए? चुनाव आयोग ये कहना चाहता है, इस पर भी चुनाव आयोग को अपनी बात रखनी चाहिए सर मित्रा जी। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि अभी ये जो हरियाणा के स्थानीय चुनाव का मामला है, इसको लेकर अब जल्दी कोई याचिका सुप्रीम कोर्ट में या पहले हाई कोर्ट में दाखिल की जानी चाहिए, ताकि चुनाव आयोग को ये पता चले कि वो इस तरह से मनमर्जी नहीं कर सकती है। एक अकेले अभी मोदी नहीं, ऐसा लग रहा है कि पूरी फौज एक तरीके से उनके पीछे तैयार हो रही है, जो इसी तरह मनमाने आचरण को बढ़ाती जा रही है। और ये चीज लोकतंत्र के लिए कितनी खतरनाक है, ये लगातार विपक्ष इस बारे में आगाह कर रहा है। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, टीएमसी के नेता, ममता बनर्जी, सभी लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि भाई कुछ गड़बड़ है, लेकिन चुनाव आयोग नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट में बात जाती है तो वहां पर बेतुकी दलीलें रखी जाती हैं, या मामले को बढ़वाने की आगे, जो अभी हमने जैसे देखा कि 3 महीने बाद हम देंगे, केवल आपको नाम देने हैं, वो नाम भी आप नहीं दे पा रहे, जबकि सारा डेटा आपके पास होना चाहिए। तो आंकड़ों से बचने का जो खेल ये चुनाव आयोग कर रहा है, बीजेपी के लिए जो जिस तरह से वो मददगार साबित हो रहा है, अभी हो सकता है बीजेपी 1-2 चुनाव और जीत जाए, लेकिन आखिर को इस देश को, लोकतंत्र को जो नुकसान पहुंचा रही है बीजेपी, उसमें वो खुद फंसती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इस देश की जनता इस मनमाने आचरण को बहुत लंबे वक्त तक बर्दाश्त नहीं करेगी, ये भी तय है। तो अमलेंदु जी, आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। आपका बहुत